मेरे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग वही पुरानी सीरीज डिस्कस करने जा रहे हैं, लिटरेरी टर्म, जिसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं भाई 1 से लेकर के 80 तक। और आज की वीडियो में जो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो 80 से लेकर के 100 तक के लिटरेरी टर्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी हैं तो एक बार जाकर के देख लीजिएगा। और इस डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो उसमें ये लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। अगला हम बात करेंगे हुज नोबेल्स, किसके नोबेल आर कार्ड कहलाए जाते हैं, द नोबेल ऑफ मैनर। नोबेल्स ऑफ मैनर यानी कि ऐसा कौन सा राइटर है जिसके नोबेल्स को नोबेल ऑफ मैनर कहा जाता है, तो वो राइटर जो हैं वो हमारी कौन है, जेन एस्टिन्स हैं। कौन है भैया, जेन एस्टिन्स। तो ध्यान बनाए रखना कि नोबेल ऑफ मैनर जो होते हैं वो हमारे शिष्टाचार के उपन्यास होते हैं, जिस ऐसे उपन्यास जिनमें शिष्टाचार की बात कही गई हो, किसकी, नोबेल ऑफ मैनर। और ऐसे उपन्यास को कौन लिखा करता था, जेन एस्टिन लिखा करती थी। जरा हम जेन एस्टिन के बारे में थोड़ा सा इनके नोबेल ऑफ मैनर्स के बारे में पढ़ करके देखते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर ये नोबेल ऑफ मैनर क्या है। देखो यहां से देखिएगा, द नोबेल ऑफ, किसके नोबेल, जेन एस्टिन के, इज आल्सो नोन, जाने जाते हैं, और किस नाम से मेरे बच्चे, द नोबेल ऑफ मैनर्स के नाम से। तो जेन एस्टिन के जो नोबेल्स हैं वो नोबेल ऑफ किसके, मैनर्स के नाम से जाने जाते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ फिक्शन, और इनके जो रियल घटना पर आधारित रहते हैं, यानी कि इट इज अ काइंड ऑफ फिक्शन, फिक्शनल नोबेल होते हैं। और फोकस्ड ऑन, जिस पे फोकस करती थी वो डे टू डे रूटीन लाइफ, यानी कि दिन प्रतिदिन चलने वाली जो हमारी रूटीन लाइफ होती है उस पर आधारित इनके नॉवेल होते हैं। या हमारे जीवन में जो डे टू डे इवेंट घटती हैं, घटनाएं घटती हैं, समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं पर आधारित इनके नॉवेल हुआ करते थे। हर नॉवेल्स आर बेस्ड ऑन दी प्रीमाइस एंड दीज आर वाइटल रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप बताते थे, किसके बीच में, इन तीन चीजों के बीच में जो है इनके नॉवेल्स में क्लोज रिलेशनशिप दिखाया जाता था। कौन सी तीन चीजों के बीच में, बिटवीन मैनर्स, सोशल बिहेवियर एंड कैरेक्टर। किसके किसके बीच में दिखाया गया कि जो जेन ऑस्टिन के नॉवेल हैं उन नॉवेल को अ नॉवेल ऑफ मैनर्स के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी चीज आप इसमें यह बताया गया है कि ये एक प्रकार का उपन्यास है जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी या घटनाओं पर केंद्रित होते हैं। उनके उपन्यास इस आधार पर भी आधारित होते हैं, यानी कि जेन ऑस्टिन के जो उपन्यास होंगे वो इस तरीके पर भी आधारित होते हैं। किस तरीके पर, कि ये शिष्टाचार, सामाजिक व्यवहार यानी कि मैनर्स, शिष्टाचार, सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार एंड कैरेक्टर, चरित्र के बीच महत्वपूर्ण संबंध बताती हैं, वाइटल रिलेशनशिप बताती हैं। 82 नंबर पे बात करें, द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्क राइटिंग। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ये आर्क राइटिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, हमने लिखा कि ये जो आर्क राइटिंग का कॉन्सेप्ट देने वाला व्यक्ति कौन था, हु डेवलप्ड दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को जो डेवलप किया था वो कौन थे, जैकस डेरिडा। अच्छा, जैकस डेरिडा ने ही डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी दी थी, जैकस डेरिडा के द्वारा ही डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी दी गई। तो ये ध्यान बनाए रखना, डीकंस्ट्रक्शन के, सॉरी, जैकस डेरिडा के बारे में थोड़ा मैं आर्क राइटिंग के बीच में थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं। यहां से देखिएगा, अगर हम इनके डिटेल करें तो आर्क राइटिंग इज अ टर्म, एक प्रकार का टर्म है जो कि फ्रेंच फिलोसोफर, फ्रांस के एक फिलोसोफर होते हैं, फ्रांस के एक दार्शनिक होते हैं जिनका नाम होता है साथियों जैकस डेरिडा। इन जैकस डेरिडा के द्वारा ही इस टर्म को कॉइन किया गया, यूज किया गया। कौन से शब्द को यूज किया गया, आर्क राइटिंग को, इन हिज अटेम्प्ट ऑफ रिओरेंट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीच एंड राइटिंग। किसके बीच रिलेशनशिप बताने के लिए, स्पीच और राइटिंग के बीच। डेरिडा, जैकस डेरिडा ने आर्गूड किया डेट की एज फार बैक एज प्लेटो, फिर स्पीच हैड बीन ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी ओवर राइटिंग। जो स्पीच होती है उसको हमेशा हैज बीन ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी दी गई ओवर राइटिंग। किसके ऊपर, राइटिंग के ऊपर। कहने का मतलब बड़े ध्यान से समझिएगा
पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, आर्क राइटिंग की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? तो आपने कहा सर जैकस डेरिडा। कौन थे? ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ठीक है, इनके द्वारा जो हमारे स्पीच होते हैं या जो राइटिंग होती है, यानी कि भाषण और लेखन के बीच संबंधों को पुनः पेश करने के लिए, दोबारा से रीओरेंट करने के लिए, इनके रिलेशनशिप को किसके स्पीच और राइटिंग के बीच में पुनः पेश करने के प्रयास में इस्तेमाल किए जाने वाला जो शब्द होता है, वही शब्द हमारा आर्क राइटिंग कहलाता है दोस्तों। दूसरी चीज, डेरिडा ने एक तर्क और दिया इसमें, डेरिडा ने और आर्गू किया डेट की एज फार बैक एज प्लेटो स्पीच हैड बीन ऑलवेज गिवन प्रायोरिटी ओवर राइटिंग। डेरिडा ने तर्क दिया कि प्लेटो के रूप में जो स्पीच थी, भाषण को हमेशा राइटिंग पर प्राथमिकता दी गई, यानी कि प्रायोरिटी दी गई। अगर हम बात करें 83 की, टेक्स्ट इज कंसिडर्ड माना जाता है टू बी बाय न्यू क्रिटिसिज्म। जो हमारे न्यू क्रिटिसिज्म थे, न्यू क्रिटिसिज्म के लोगों के द्वारा जो टेक्स्ट होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। किस चीज पे प्रायोरिटी दी जाती है? ऑटोटेलिक पे। किस पे दोस्तों? ऑटोटेलिक पे। तो ध्यान बनाए रखना, ये ऑटोटेलिक क्या है समझो। अगर हम बात करें, टेक्स्ट इज कंसीडर्ड माना जाता है टू बी ऑटोटेलिक न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म के द्वारा इसको क्या माना जाता है भैया? ऑटोटेलिक माना जाता है। ठीक है, न्यू क्रिटिसिज्म के द्वारा टेक्स्ट को क्या माना जाता है? ऑटोटेलिक। जो भी हमारे न्यू क्रिटिसिज्म थे, तो टेक्स्ट की नई आलोचना द्वारा ऑटोटेलिक माना गया। नए आलोचकों ने एक पाठ के साथ जुड़ने के तरीकों के रूप में, मान लीजिए जितने भी हमारे न्यू क्रिटिक्स थे उन्होंने एम्फेसाइज किया, जोर दिया, और किस चीज पर दोस्तों जोर दिया? क्लोज रीडिंग पे। क्लोज रीडिंग पे उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया, एज जैसा कि आ वे टू एंगेज विद आ टेक्स्ट, जिससे कि एंगेज किया जा सके और किसके साथ? टेक्स्ट के साथ। एंड पेड क्लोज अटेंशन, और उन्होंने बहुत क्लोज अटेंशन देने का, ध्यान देने के लिए टू द इंटरेक्शन बिटवीन, किसके बीच में? इंटरेक्शन करने के लिए, फॉर्म एंड मीनिंग। और दूसरी चीज आपको यहां पे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो टर्म है न्यू क्रिटिसिज्म, ये सबसे पहले किसके द्वारा क्वाइन किया गया? तो क्वाइन करने वाले व्यक्ति न्यू क्रिटिसिज्म के कौन थे? जेसी रैनसम थे, जिन्होंने 1941 में न्यू क्रिटिसिज्म टर्म को क्या किया था? क्वाइन किया था। 84 नंबर पे देखो, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, फ्रेडरिक जेम्सन के अनुसार, किसके अनुसार साथियों? फ्रेडरिक जेम्सन के अनुसार पोस्ट मॉडर्न कल्चर, पोस्ट आधुनिक जो कल्चर थी, हमारी आधुनिक जो सभ्यता थी, इज एसोसिएटेड का मतलब संबंधित थी, और किससे संबंधित थी? विद कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म होता है दोस्तों पूंजीवाद। किससे? पूंजीवाद। तो यहां पर ऑप्शन आपको देंगे, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझो। जो फ्रेडरिक जेमिसन के अनुसार उत्तर आधुनिक संस्कृति जो थी, पोस्ट मॉडर्न का मतलब होता है उत्तर आधुनिक कल्चर, संस्कृति, इज एसोसिएटेड, यानी कि जुड़ी हुई थी किससे? पूंजीवाद से। उत्तर आधुनिक संस्कृति पूंजीवाद से जुड़ी थी। किस तरीके से? तो ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन मार्केट है, दूसरा ऑप्शन इंपेरियलिस्ट है, और तीसरा मल्टीनेशनल है। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है हमारा सी, मल्टीनेशनल, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक जेम्स, पोस्ट मॉडर्न कल्चर इज एसोसिएटेड विद, ये संबंधित है, और किस चीज से दोस्तों संबंधित है? मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म। किससे संबंधित है? मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म से। तो अब आपके ध्यान बनाए रखना, कभी भी आपसे कोई भी पूछे कि फ्रेडरिक जेम्स के द्वारा के अनुसार जो पोस्ट मॉडर्न कल्चर है वो किससे जुड़ी हुई है, किससे एसोसिएटेड है, तो तुरंत ऑप्शन में आना चाहिए, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, सर ये जो एसोसिएटेड है वो मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म से जुड़ी हुई है। अब जो मॉडर्निज्म है, मॉडर्निज्म, या आपको इसको ये भी एक और नाम दे सकते हो, कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म। मॉडर्निज्म कहो, सॉरी पोस्ट मॉडर्निज्म कहो, या कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म कहो, एज
आ 1991 1991 की बुक बाय फ्रेडरिक जेम्सन इन विच जिसमें ऑथर ने ऑफर किया था अ क्रिटिक ऑफ मॉडर्निज्म, जो मॉडर्निज्म के क्रिटिक थे या जो पोस्ट मॉडर्निज्म के क्रिटिक थे, फ्रॉम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ओके डेवलप द टर्म, और इन्होंने एक टर्म डेवलप किया था स्ट्रैटेजिक। नेक्स्ट अगला 85 नंबर की अगर हम बात करें तो देखो 85 नंबर पे क्या है, उन्होंने कहा कि हु हैज डेवलप्ड द एसेंशियलिज्म। एक शब्द आया आपके सामने एसेंशियलिज्म, और एसेंशियलिज्म का मतलब होता है आवश्यक, यानी कि अनिवार्यता का विकास किसने किया है। तो अनिवार्यता का विकास जो किया गया है वो किसके, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक के द्वारा। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि द एसेंशियलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया, इसको किसने डेवलप किया, तो एसेंशियलिज्म का को डेवलप करने वाले जो व्यक्ति जो राइटर थे यानी कि गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक थी, और इन्होंने इस टर्म को सबसे पहली बार क्वाइन किया था। तो स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म टर्म याद रख लो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफी पूछ लिए जाते हैं, ये टर्म किसके द्वारा क्वाइन किया गया, ये किसके द्वारा क्वाइन किया गया। तो स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म इज अ टर्म, एक टर्म है, फर्स्ट क्वाइंड सबसे पहली बार क्वाइन किया गया बाय गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक के द्वारा, अ पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट फिलोसफर, जो कि कौन है, गायत्री चक्रवर्ती के बारे में पूछा जाए ये किस एज की राइटर है, तो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट हैं, ये फेमिनिस्ट हैं, ठीक है, फिलोसफर हैं, लिटरेरी थ्योरिस्ट हैं। तो ये क्या क्या हैं, गायत्री चक्रवर्ती पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट हैं, फिलोसफर हैं और लिटरेरी थ्योरिस्ट हैं। सी एम्प्लॉयज, इन्होंने एम्प्लॉयज किया, एम्प्लॉय का मतलब होता है कि प्रयोग किया, उन्होंने इस शब्द का एम्प्लॉय द टर्म, इस शब्द को का प्रयोग किया किसमें, इन हर डिकंस्ट्रक्शन रीडिंग ऑफ द वर्क, किसमें इन्होंने इसको उपयोग, इस शब्द का उपयोग इन्होंने किसमें किया, इन हर डिकंस्ट्रक्शन रीडिंग ऑफ द वर्क ऑफ सबाल्टर्न स्टडीज ग्रुप में। तो किसमें आपसे पूछा जाए कि स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म शब्द का उपयोग एम्प्लॉय किया था इस टर्म को सबसे पहली बार इन्होंने किसमें, डिकंस्ट्रक्शन रीडिंग ऑफ द वर्क ऑफ सबाल्टर्न स्टडीज ग्रुप में। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंग्विस्टिक टर्म एसोसिएटेड विद प्रेस्क्रिप्टिविज्म, क्या लिखा है, प्रेस्क्रिप्टिविज्म, ठीक है, इससे कौन एसोसिएटेड है, कौन संबंधित है, तो आपको बताना है दोस्तों। यहां पर बहुत सरल सा जवाब होगा, बता दीजिए फटाफट, यानी कि प्रेस्क्रिप्टिविज्म से जुड़ा कौन जुड़ा हुआ है, करेक्टनेस, डिस्क्रिप्शन, वेरिएशन या चेंज। तो आप ध्यान रखना करेक्टनेस, प्रेस्क्रिप्टिविज्म से जुड़ा हुआ टर्म जो है वो क्या है, करेक्टनेस है, ठीक है। तो चलो आगे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। उन्होंने कहा द लिंग्विस्टिक टर्म करेक्टनेस, और करेक्टनेस दोस्तों किससे संबंधित है, प्रेस्क्रिप्टिविज्म। तो आप चाहें जब भी प्रेस्क्रिप्टिविज्म का नाम लोगे तो आप ध्यान बनाए रखिएगा इसका मीनिंग क्या है, करेक्टनेस से, ठीक है। इट इज द एटीट्यूड, ये एक एटीट्यूड दैट ट्राइज टू इम्पोज, जो ट्राई करता है टू इम्पोज करने के लिए an unchanging standard of correct usage of language, especially in grammar. It is rejected as the misconceived dogma by most modern linguists. तो उन्होंने क्या कहा कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी लिंग्विस्टिक शब्द है, यानी कि जो प्रेस्क्रिप्टिविज्म से जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा है, हमने आपको बता दिया करेक्टनेस, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक शब्द करेक्टनेस किससे जुड़ा है, प्रेस्क्रिप्टिविज्म से जुड़ा है। यह वह रवैया है जो भाषा में विशेषकर व्याकरण में सही प्रयोग में अपनी अपरिवर्तनीय मानक को थोपने की कोशिश करता है। अधिकांश जो आधुनिक जितने भी लिंग्विस्टिक रहे हैं उनके द्वारा
गलत सिद्धांत के रूप में इसको खारिज कर दिया गया है। मिसकंसीव्ड डॉगमा। रस थ्योरी द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्ट्रांगली फेल्ट इमोशन इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है? उन्होंने कहा ऐसी रस थ्योरी, एक ऐसी रस थ्योरी जो कि दृढ़ता से अनुभूत भाव की बाह्य अभिव्यक्ति कहलाती है, तो वो कौन सी कहलाती है भैया? बी अनुभव, सॉरी बी आपका क्या कहलाएगा इसमें? बी अनुभव, ये है बी अनुभव। रस थ्योरी में बाहरी अभिव्यक्ति की दृढ़ता से महसूस की गई जो भावना होती है वो अनुभव कहलाती है। जरा देख लो, अपने आप आपको समझ आ जाएगा। 87 पे ये एक्चुअली आरपीएससी के पूछे गए हैं, अपने यहाँ ये रस थ्योरी वगैरह नहीं है, तो यूपी में नहीं है। द रस थ्योरी इज एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन स्ट्रांगली, ठीक है, फेल्ट इमोशन, जो हम स्ट्रांगली फेल्ट करते हैं, यानी कि ऐसी इच्छाएं जिन पर हमारा काबू ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? हमारा अनुभव कहलाता है। अनुभव इज अ फिजिकल और बॉडीली एक्सप्रेशन, ओके, विभाव जिसे हम कहते हैं भावश या इमोशन, ठीक है। ये हिंदी में ज्यादा अच्छे होते हैं, हिंदी से आप एक बार पढ़िएगा समझ आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द नाट्य आर द रस स्कूल काव्य एंड क्या कहलाएगा? एंड सिनोनिम्स। चलो आगे देखो। अकॉर्डिंग टू रस स्कूल काव्य नाटक आर सिनोनिम्स, ये सभी क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम है। चाहे आप इसको नाटक कहो, रस स्कूल कहो, काव्य कहो, नाटक कहो, ये एक दूसरे के सब क्या हैं? सिनोनिम्स है। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सिनोनिम्स हैं। अगला 89 पे देखो। विच ऑफ द नोटेबल, ओके, डिक्टोमी वाज नॉट प्रोपाउंडेड बाय फर्डिनेंड सॉसर। देखो फिर से एक वही चीज आ गई, मुझे लग रहा है रिपीट क्वेश्चन है ये हमारा, कि इसमें क्या कहा गया है? फर्डिनेंड सॉसर द्वारा कौन से उल्लेखनीय क्या है? डिकोटोमी का मतलब हमने बताया डाइकोटोमी। जो डाइकोटोमी होता है वो होता क्या है? बेसिकली द्विविभाजन, यानी कि दो भागों में बांटना कहलाता है। तो ये रिपीट है, ठीक है, ये क्या है? हमारा रिपीट क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है और इसको मैं बता भी चुका हूं प्रीवियस वीडियो में कि फर्डिनेंड सॉसरे द्वारा कौन सी उल्लेखनीय द्विविभाजन प्रतिपादित नहीं किया गया है। तो वो एक ही था, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट था, जिसको उनके द्वारा विभाजित नहीं किया गया। बाकी इन तीनों को विभाजित किया गया है। तो हम इसे बहुत डिटेल से आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल हमने बताया है। बाकी इन तीनों का इनके द्वारा जो है डाइकोटोमी में विभाजित किया गया है। किसको? लैंग्यूल एंड पैरोल को, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड को, ठीक है, सिनक्रोनी एंड डाइक्रोनी, सिनक्रोनी और डाइक्रोनी, इन सब को उन्होंने डाइकोटोमी में विभाजित किया है, लेकिन टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट को इन्होंने डाइकोटोमी में विभाजित नहीं किया। तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नोटेबल डाइकोटोमी वाज नॉट प्रोपाउंडेड बाय फर्डिनेंड डी सॉसर। तो अब तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, चलो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट को प्रोपाउंड नहीं किया गया फर्डिनेंड डी सॉसर के द्वारा, तो फिर किसके द्वारा किया गया? तो ये जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है ये प्रोपाउंड किया गया जॉर्ज स्टेनर फर्डिनेंड डी सॉसर के द्वारा, ठीक है। अगला नेक्स्ट एक फ्रेज दे रखी है, या आप क्लॉज कह सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट इलेजी। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इलेजी के बारे में? इलेजी क्या होती है? एक मॉर्निंग सॉन्ग होता है, एक सैड सॉन्ग होता है, ठीक है। सैड सॉन्ग के लिए या मॉर्निंग सॉन्ग के लिए हम क्या कहते हैं? इलेजी कहते हैं, ठीक है, जिसमें किसी अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट की मृत्यु पर दुखी होकर के व्यक्ति गीत की रचना करता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। इसमें कौन सा? इलेजी ऑरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीक वेयर द ग्रीक्स जज्ड दिस कंपोजिशन बाय इट्स फॉर्म एंड कंटेंट।
तो ये कुछ हद तक हमें सही लग रहा है अभी, ये भी ऑप्शन आपको हमें सही लग रहा है। आगे देखते हैं फिलहाल कि कौन कौन से हमारे सही हैं। और एक ये भी पढ़ के देख लो, बी में अगर हम बात करें, एलेजी nowadays टेक्स द नेम फ्रॉम सब्जेक्ट मैटर नॉट फ्रॉम इट्स फॉर्म। तो मुझे लगता है ये दोनों ही सही हैं। तो बोथ ये आपके बोथ 1 and 2 आर करेक्टली अबाउट एलेजी। तो एलेजी मेडिटेटिव लिरिक पोएम लैमेंटिंग, हमने क्या बताया, थोड़ा सा एलेजी के बारे में जान लो। एलेजी एक मेडिटेटिव लिरिक पोएम होती है। क्या होती है दोस्तों? मेडिटेटिव लिरिक पोएम होती है जिसमें लैमेंट किया जाता है द डेथ ऑफ पब्लिक पर्सनेज को, यानी कि कोई पब्लिक पर्सनेज होता है, उसकी डेथ पर, उसकी मृत्यु पर, किसी सेलिब्रिटी की मृत्यु पर हम क्या करते हैं, लैमेंट करते हैं। या मान लो हमारा कोई क्लोज फ्रेंड है या हमारी बिलव्ड है, यानी कि लव्ड वन बाय एक्सटेंशन एंड रिफ्लेक्टिव लिरिक ऑन द ब्रॉडर थीम ऑफ ह्यूमन मॉर्टेलिटी। उन्होंने ये कहा एलेजी के बारे में कि सार्वजनिक व्यक्तित्व और किसी मित्र, कोई भी मान लो एक ऐसा व्यक्ति है जो पब्लिक पर्सनेज है, पर्सनेज का मतलब होता है व्यक्तित्व, एक पब्लिक फिगर है वो, ठीक है। तो पब्लिक फिगर, सार्वजनिक व्यक्तित्व या किसी मित्र, कोई हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है या कोई प्रियजन है कि मृत्यु पर जो शोक गीत की रचना होती है, वही रचना हमारी क्या कहलाती है, एलेजी कहलाती है। अब एलेजी के बारे में थोड़ा और समझ लीजिएगा, क्या कहा गया है एलेजी के बारे में। देखो, जो एलेजी वर्ड है वो ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड इलीगोस। किससे? ये शब्द ध्यान रखना, कभी कभी टीजीटी में पूछ लिया जाता है। एलेजी शब्द कौन से शब्द से आया? तो एक तो ग्रीक शब्द से आया, और ग्रीक शब्द के कौन से? तो इलीगोस से। फ्यूनरल लैमेंट जिसका मीनिंग होता है, जिसका मतलब क्या होता है, फ्यूनरल लैमेंट। इट वाज अमंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ the ancient, though in Greek literature it refer the specific verse from as well as the emotional conveyed by it। 91 पे बात करें, who first brought metaphysical poetry, सबसे पहली बार मेटाफिजिकल पोइट्री को या लाइमलाइट को कौन लेकर के आया? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है कि जो मेटाफिजिकल पोइट्री थी, हमारी आध्यात्मिक काव्य था, को सर्वप्रथम किसने प्रकाश में लाया? तो सबसे पहली बार कौन प्रकाश में लाया? EHJ ग्रियर्सन और TS इलियट। एक बार को हम इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको देखो, जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसको ध्यान से देखो। लिटरेरी क्रिटिक एंड पोएटिक सैमुअल जॉनसन एक लिटरेरी क्रिटिक थे जिन्होंने आलोचक थे, ठीक है, और पोएट कवि भी रहे हैं जिनका नाम है सैमुअल जॉनसन। सबसे पहली बार मेटाफिजिकल पोएट्री को वर्ड को क्वाइन किया है। तो इस टर्म को क्वाइन करने वाले व्यक्ति कौन थे? ध्यान रखना, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि इस मेटाफिजिकल पोएट्री को अगर तुमसे ये पूछा जाए कि मेटाफिजिकल पोएट्री टर्म को किसने क्वाइन किया, तो क्वाइन करने वाले व्यक्ति कौन थे? सैमुअल जॉनसन थे। और कौन सी बुक में? तो लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट, इस वाली बुक में इन्होंने, सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोएट्री को क्वाइन किया, इस वर्ड को क्वाइन किया। इन दिस बुक, इस बुक में जॉनसन ने रोट लिखा अबाउट अ ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी ब्रिटिश पोइट। और मेटाफिजिकल पोएट्री के अंदर जो भी पोइट थे, उन पोइट्स के ग्रुप को मेटाफिजिकल पोएट्री कहा गया, और वो ग्रुप था 17th सेंचुरी के ब्रिटिश पोइट थे इंक्लूडेड, जिसमें किन किन को इंक्लूड किया गया। अब आपको यहां से एक क्वेश्चन और तैयार होगा कि मेटाफिजिकल पोएट्री का जो ग्रुप था उसमें कौन कौन से पोइट हमारे शामिल किए गए थे, ये ग्रुप कौन सी सेंचुरी के था? तो ये तो आपको आंसर मिल गया, 17th सेंचुरी का था। इस ग्रुप में कहां के पोइट को शामिल किया गया था? तो ब्रिटिश के कवियों को शामिल किया गया था। कौन किन किन को शामिल किया गया? तो ध्यान रखना, नंबर 1 जॉन डन, जॉर्ज हार्वर्ट, रिचर्ड क्रेसा, फिर एंड्रियो मार्वेल, इसके बाद में हेनरी बैगन, 5 में हो गए। 6 नंबर पे
हार्वर्ड जॉन किलफोर्ड ग्रियर्सन, जिनको शॉर्ट में आप EHJC ग्रियर्सन बोल सकते हो, ठीक है। और इसके बाद T.S. एलियट ब्रॉट मेटाफिजिकल पोइट्री टू लाइमलाइट। और ये लोग जो है मेटाफिजिकल पोइट्री को किस ओर ले गए? लाइमलाइट की ओर ले गए, ठीक है। बात समझ गए? अच्छा, लाइमलाइट होता क्या है ये भी पता है आपको? सुर्खियों में लाना, किसी चीज को बहुत ज्यादा फेमस कर देना, लाइमलाइट कर देना। कहते नहीं आजकल ये खबर बहुत ज्यादा सुर्खियों में चल रही है, तो इन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री को सुर्खियों में ला दिया। किसने? इस ग्रुप ने, इस ग्रुप के जितने भी हमारे कवि थे, राइटर थे, उन्होंने। अगला 92 नंबर पे देखो, हमें 100 तक पहुंचना है, जितनी जल्दी हमारे 100 कवर हो जाएं वीडियो खत्म। Who among the following writers, इनमें से कौन से राइटर इज कॉल्ड कहलाते हैं ड्रामाटिस्ट? द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, यानी कि जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड थे, थिएटर ऑफ एब्सर्ड के ड्रामाटिस्ट किसको कहा जाता है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। निम्नलिखित लेखकों में से किसे द थिएटर ऑफ एब्सर्ड का नाटककार कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है थिएटर ऑफ एब्सर्ड का नाटककार? जीवी शाह हैं, हेराल्ड पिंटर हैं, ग्रीस कर्नाड हैं, या BS नायपॉल हैं? तो यहां पर आप जानते हो हेराल्ड पिंटर को। किसको कहा जाता है भाई? हेराल्ड पिंटर को। एक्सप्लेनेशन पढ़ो, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड इज अ टर्म। अब आपसे ये भी पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है और इसके बाद एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी रही होती है, उसे जरूर पढ़िए। उन्होंने कहा द थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो वर्ड है, ये जो टर्म है, इस टर्म को क्वाइन किया गया किसके द्वारा? एक क्रिटिक थे, एक आलोचक थे, जिनका नाम था मार्टिन एसलिन। क्या नाम था भैया? मार्टिन एसलिन के द्वारा। अब तुमसे पूछे कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड के ड्रामाटिस्ट किसको कहा जाता है? तो हेराल्ड पिंटर को। लेकिन थिएटर ऑफ एब्सर्ड वर्ड को, शब्द को, इस फ्रेज को क्वाइन करने वाला व्यक्ति कौन था? तो मार्टिन एसलिन थे, जिनका एसे का नाम ही इन हिज एसे, अपने निबंध में, और उनके निबंध का नाम भी द थिएटर ऑफ एब्सर्ड ही था। तो मार्टिन एसलिन ने अपने निबंध थिएटर ऑफ एब्सर्ड नामक निबंध में थिएटर ऑफ एब्सर्ड नामक शब्द को क्वाइन किया। इसके बाद बेटा द थिएटर ऑफ एब्सर्ड इलस्ट्रेट करता है द फिलॉसफी ऑफ अल्बर्ट कैमस इन द मिथ ऑफ सिसिपस दैट स्पीक ऑफ लाइफ विद द इनहेरेंट मीनिंग इन इट। मतलब ये हुआ कि एब्सर्ड का रंगमंच द मिथ ऑफ सिसिफस, कौन सा है? सिसिफस। ओके, ध्यान बनाए रखना। सिसिफस में अल्बर्ट कैमस के दर्शन को दर्शाता है, जो जीवन की बात करता है और जिसमें कोई अंतर्निहित अर्थ नहीं होता। और अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हम 93 पर पहुंचेंगे और 93 पे एक क्वेश्चन है टर्जारिमा। टर्जारिमा भी एक्सप्लेन किया जा चुका है, पहली वीडियो में ही मैंने इस शब्द को एक्सप्लेन किया था कि जो टर्जारिमा है उसमें 3 लाइनें होती हैं और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो इंटरलॉक होती है, यानी कि वो एक दूसरे पैराग्राफ से क्या होती है, जुड़ी होती है। जो 3 लाइनों का पैराग्राफ होता है उसमें कनेक्टेड होती है, इंटरलॉक कह सकते हो। तो टर्जारिमा क्या है? 3 लाइन ऑफ आइम्बिक मीटर विद द राइम स्कीम ABA, बिल्कुल अभी तक तो सही चल रहा है, फॉलोड बाय BCB, यानी कि देखो इंटरकनेक्टेड हो गई, बिल्कुल सही चल रहा है इन द नेक्स्ट स्टेंजा। तो ये तो बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल सही है। बाकी पढ़ करके देख लो तो बाकी सभी गलत ही होंगे, जब पहला ही सही मिल गया, ठीक है, तो बाकी सब गलत। एक तो अनापेस्टिक मीटर नहीं होता, एम्बिक मीटर होता है, ऐसे डेक्टाइल मीटर नहीं होता, ट्रॉइक मीटर नहीं होता, सीधे एम्बिक मीटर यूज किया जाता है किसमें? टर्जारिमा में, ठीक है। और जिसकी राइम स्कीम हमेशा हमेशा ए ऐसे करके होगी, AB और फिर से A, और इसके बाद जो अगला पैराग्राफ शुरू होगा वो बीच वाली लाइन से B से, BCB, फिर C से चालू होगा, CDC, इस तरीके से। और इस तरीके से चाहे जितना लंबा पोएम करते चले जाओ। देखो टर्जारिमा के बारे में मैंने थोड़ा सा जानकारी दी है। टर्जारिमा एक इटालियन वर्स है,
फ्रॉम कंसिस्टिंग ऑफ स्टेंजाज ऑफ 3 लाइन्स, जिसमें 3 लाइन का स्टेंजा होता है। टर्जा रिमा को हम टर्सेट या ट्रिपलेट भी बोलते हैं। द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन राइमिंग विद वन अनदर, इसमें जो पहली लाइन होती है, ठीक है, ए बी ए, इस तरीके से पहली लाइन जो है वो तीसरी लाइन से राइम करती हुई नजर आएगी। एंड सेकेंड राइमिंग विद फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोड बाई टर्सेट, और जो सेकेंड लाइन है वो जो अगला स्टेंजा होगा उसकी पहली लाइन से राइम करेगी, यानी कि बी सी बी, इस तरीके से, जैसे ए बी सी बी, सी डी सी, इस तरीके से पेंटामीटर में, और इस तरीके से बहुत लंबा होगा। द मीटर इज ऑफ एन आयम्बिक पेंटामीटर। अगला 94 नंबर की अगर हम बात करें तो 94 पर देखिएगा। 94 में क्या कहा गया, देयर आर सम स्टेटमेंट गिवन बिलो रेफरेंस विद द टर्म परसोडी। परसोडी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए रखे हैं, आपको उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो परसोडी के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हैं, परसोडी के संदर्भ में देख लीजिएगा। सबसे पहला स्टेटमेंट है भाई, सबसे पहला स्टेटमेंट है कि इट इज सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन पोएट्री। नहीं, ठीक है, सिस्टेमेटिक स्टडी से मतलब नहीं होता है भाई। पैरोडी में सिस्टेमेटिक वर्सिफिकेशन, पहले क्वेश्चन पढ़ो, करेक्ट पूछ रहा है, ये तो होता है। हाँ, इनकरेक्ट पूछ रहा है कि कौन कौन से इनकरेक्ट हैं, तो ये तो सही है। सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ वर्सिफिकेशन इन पोएट्री, ये परसोडी में होता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा, इट डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मीटर राइम एंड स्टेंजा फॉर्म, ठीक है, ये भी होता है। ये जो है किससे डील करता है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मीटर राइम स्टेंजा फॉर्म, इन सबको डील करता है, तो ये सही है। इट आल्सो स्टडीज फिगर ऑफ स्पीच, ये नहीं है, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच का कहीं कोई स्टडीज नहीं होता। इट डज नॉट इंक्लूडेड स्टडी ऑफ स्पीच पैटर्न एंड एफोर्ट, ये भी होता है भैया, इसमें इंक्लूड किया जाता है, इसमें कह रहा डज नॉट, तो ये 3 और 4 सही नहीं है, 3 और 4 वाला ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा दोस्तों। एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ करके देखो। द थर्ड एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट परसोडी, परसोडी के बारे में जो है वो कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है, थर्ड और फोर्थ वाला। अब परसोडी होता क्या है, इट आल्सो स्टडीज फिगर ऑफ स्पीच एंड इट डज नॉट इंक्लूडेड स्टडी ऑफ स्पीच, ओके, एंड पैटर्न एफोर्ट आर नॉट करेक्ट, ये सब हमारा इसमें यूज नहीं होता। अब मैं ये बता दूं कि आखिर परसोडी किसे कहते हैं, ये यहां पर देख लो। परसोडी होता क्या, ये हमारे काम का है कि परसोडी की डेफिनेशन क्या होती है। परसोडी द पैटर्न ऑफ राइम एंड साउंड इन पोएट्री, जब हम पोएट्री में राइम और साउंड का, ध्वनि का जो है स्टडी करते हैं, तो वही पैटर्न जो अपनाते हैं वो हमारा परसोडी कहलाता है। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिफाइंड ट्रेजेडी, इनमें से किसके द्वारा ये ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी गई है, एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन एंड डेट इज सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है अरिस्टोटल के द्वारा दी गई है। अरिस्टोटल ने अपने पोएटिक्स नामक वर्क में इस ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी, बहुत फेमस ट्रेजेडी की डेफिनेशन है और कई बार मल्टीपल टाइम इसको एग्जाम में पूछा गया है। तो अरिस्टोटल ने इसको दिया है, तो हमारा कौन सा, अरिस्टोटल वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी। इज एज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन इज सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड थ्रू पिटी एंड फियर इफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशन, परगेशन ऑफ इमोशन क्या कहलाता है, कैथारसिस कहलाता है ऑफ दीज इमोशंस। ये किसके द्वारा दी गई है, अरिस्टोटल के द्वारा पोएटिक्स नामक बुक में। 96 नंबर पे देखो, इन अ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी में एक टर्म आया कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब होता है परगेशन ऑफ इमोशन, कैन बी ब्रॉडली इंटरप्रिटेटेड एज, यानी कि विस्तृत रूप से इसको इंटरप्रिटेट किया जाता है, किस रूप में, तो बी वाला ऑप्शन देखिएगा, बी वाला ऑप्शन देखो यहां पर अपने आप, परगेशन ऑफ एक्सेसिस इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर, जिसमें बेटा परगेशन ऑफ एक्सेस इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर की बात हो, वही हमारा कैथारसिस होगा। इन ट्रेजेडी, ट्रेजेडी में
कैथारसिस जो होता है इज द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें रियलाइज करते, महसूस करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस को थ्रू पिटी एंड फियर, पिटी और फियर के माध्यम से, सच है जैसे राइटिंग और थिएटर। कैथारसिस इज अ टर्म इन अ ड्रामेटिक आर्ट एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी, अरिस्टोटल्स पोएटिक्स। और अरिस्टोटल के पोएटिक्स में कैथारसिस को डिस्क्राइब किया गया है। और चैप्टर नंबर हमने क्या बताया, पोएटिक्स में टोटल चैप्टर 26 हैं, इसके चैप्टर नंबर 6 में इसको डिस्क्राइब किया गया है। अगला हम बात करें द टर्म यूटोपिया, कौन सा है? अगला जो है उन्होंने कहा द टर्म यूटोपिया, एक यूटोपिया होता है, एक डिस्टोपिया होता है। ठीक है, यूटोपिया में क्या होता है, एक ऐसा काल्पनिक दुनिया होती है जहां पर राम राज्य हो, सब अच्छा ही अच्छा हो। और डिस्टोपिया क्या होती है, यानी कि एक ऐसा अनपीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड होता है। ये पीजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, काल्पनिक दुनिया जो पीजेंट हो, खुशनुमा हो। एक काल्पनिक दुनिया जिसमें दुखी दुख हो, वो डिस्टोपिया कहलाता है। तो यूटोपिया आप समझ गए होंगे, द टर्म यूटोपिया डिजाइनेट्स करती है द क्लास ऑफ फिक्शनल राइटिंग डेट। तो कौन सा फिक्शनल राइटिंग डेट रिप्रेजेंट करता है एन आइडिया, एक ऐसा विचार को रिप्रेजेंट करेगा, बट नॉन एग्जिस्टेंस पॉलिटिकल एंड सोशल वे ऑफ लाइफ, जो कि किसी तरीके से एग्जिस्टेंस ना करता हो, किनसे, पॉलिटिकल एंड सोशल वे ऑफ लाइफ में। यूटोपिया इज एन इमेजिनरी लैंड, क्या है, एक काल्पनिक दुनिया है, सोसाइटी समाज है, डेट प्रोसेस जो प्रोसेस करती है हाईली डिजायरेबल एंड नियरली परफेक्ट क्वालिटी फॉर इट्स सिटीजन। द टर्म यूटोपिया वाज क्वाइंड बाय, और ये जो टर्म है यूटोपिया ये क्वाइन किया गया बाय सर थॉमस मूर के द्वारा, एंड और इट रिप्रेजेंट्स, और ये रिप्रेजेंट करता एन आइडियल बट नॉन एग्जिस्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल वे ऑफ लाइफ। 98 पे बात करें, सेंसनालिज्म एंड एक्स्ट्रावेगेंट इमोशनल अपील, और अपील किया जाता है किसको, सेंसनालिज्म और एक्स्ट्रावेगेंट इमोशनल को अपील करता है। आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिक फॉर्म, इनमें से कौन से ड्रामेटिक फॉर्म को, तो मेलोड्रामा या प्रॉब्लम प्ले, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा या थिएटर ऑफ एब्सर्ड। तो देखिएगा इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, तो ए वाला ऑप्शन कौन सा, मेलोड्रामा। अब इसमें क्या होता है कि जो मेलोड्रामा हमारा होता है उसमें सेंसलिज्म और एक्स्ट्रावेगेंट इमोशनल को अपील किया जाता है इसकी विशेषताओं के थ्रू, किसकी, मेलोड्रामा की। तो ये बात विशेष ध्यान रखो, ध्यान रखने वाली बात इसमें कुछ ये है, सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं कहा गया है, सिर्फ इतना कहा गया है कि जो सनसनीखेज और असाधारण जो भावनाएं होती हैं, भावनात्मक आकर्षण होता है, वो निम्नलिखित में से किस नाटकीय रूप की विशेषताएं हैं। तो सनसनीखेज किस में पाया जाता है, सेंसनालिज्म, एक्स्ट्रावेगेंट इमोशन, ये सब पाए जाते हैं किस में, मेलोड्रामा में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, मेलोड्रामा में। तो ध्यान बनाए रखना किसको, मेलोड्रामा को। ठीक है, ये सब चीजें किस में पाए जाएंगे, मेलोड्रामा में। ठीक है, अगला, एक आधुनिक मेलोड्रामा एक नाटकीय काम है जिसका कथानक विशेष रूप से सनसनीखेज और एक मजबूत भावनात्मक अपील के लिए विस्तृत चरित्रण को पूर्व अवधारणा लेता है। ठीक है, तो मेलोड्रामा में कुछ नहीं होता है, वही चीजें भावुक, अत्यधिक भावुक चीजें दिखाई जाएंगी, कोई व्यक्ति, कोई कैरेक्टर बहुत ज्यादा भावुक दिखाया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। 99 पे जाइएगा। 99 पे अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सॉलिलोकी। सॉलिलोकी क्या होता है, एकल कथन के लिए कहा जाता है। सॉलिलोकी दोस्तों एकल कथन होता है। ठीक है, एकल कथन हमारा क्या कहलाता है, सॉलिलोकी कहलाता है। तो सॉलिलोकी के बारे में कौन सा कथन हमारा सही है, तो इनमें देखो कोई सा कथन लग रहा है, मुझे लग रहा है इनमें से एक भी, दो कथन आपके सही हैं, इनमें से दो ऑप्शन आपके सही हैं। और कौन कौन से दो ऑप्शन सही हैं,
हम आपको पढ़ करके सुनाते हैं। अ सॉलिलोक्वी इज अ स्पीच। सॉलिलोक्वी एक प्रकार का क्या है, स्पीच है, इन विच जिसमें कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर अलोन अकेले ऑन द स्टेज, स्टेज पर एक्सप्रेस करता है हिज थॉट, अपने विचारों को एंड फीलिंग्स, और अपनी फीलिंग्स को। तो ये भी हमारा सही है। और सॉलिलोक्वी क्या होता है कि इन अ सॉलिलोक्वी वन इमेजिनरी स्पीकर एड्रेस्ड एन इमेजिनरी ऑडियंस। इसमें एक इमेजिनरी स्पीकर जो है एक इमेजिनरी ऑडियंस को क्या करते हुए दिखाया जाता है, एड्रेस करते हुए दिखाया जाता है। और ये जो हमारे 2021 के टीजीटी में ये पूछा गया था और आयोग ने इसको एफ में कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन थे ए और डी, इसलिए आयोग ने इसको क्या ऑप्शन एफ कर दिया था, क्योंकि दो ऑप्शन करेक्ट हैं। जरा मैं इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ करके सुनाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा इसमें। A soliloquy is a literary device in the form of a speech or monologue spoken by a, जो कि स्पोक किया जाता है by a single character in a theatrical play or drama। कोई भी theatrical play खेला जा रहा हो या ड्रामा खेला जा रहा हो, उसमें एक व्यक्ति के द्वारा जो स्पीच बोली जाती है वो हमारी ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाती है। इसका पर्पज ऑफ सॉलिलोक्वी इज द फॉर द कैरेक्टर टू एक्सप्रेस देयर इनर थॉट्स। इसका उद्देश्य, इस सॉलिलोक्वी का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि कैरेक्टर के द्वारा एक्सप्रेस करना अपने जो आंतरिक विचार होते हैं, मन की बातों को एक्सप्रेस करना या मन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, डेट आर नॉट इंटेंडेड टू हेड, जिसमें यह माना जाए कि नहीं सुना जा रहा है या नहीं जान पा रहे हैं बाय अदर कैरेक्टर्स इन द प्ले, या आर द ऑडियंस मेंबर। दो ऑप्शन सी करेक्ट, येट डिलीटेड क्वेश्चन है, ये डिलीटेड क्वेश्चन है। तो यहां पर ध्यान बनाए रखना 99 पे क्या होता है, इसमें एक काल्पनिक वक्ता एक काल्पनिक श्रोता को संबोधित करता है, ठीक है। और क्या करता है, एक आत्म भाषण, एक भाषण है जिसमें एक चरित्र मंच पर अकेले अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। चलो, और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखो 100 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्ड टू बी वन ऑफ द 4 प्राइमरी फ्लूइड्स। जो 4 प्राइमरी फ्लूइड्स की बात की गई है, डिटरमाइन अ पर्सन्स फिजिकल कंडीशन एंड टाइप ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, यहां पर रेफरेंस लिया जाएगा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से। तो वो 4 फ्लूइड कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से देखो। इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति, क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की शारीरिक फिजिकल कंडीशन को पता करने के लिए, शारीरिक स्थिति और चरित्र के प्रकार को निर्धारित करने के लिए, यानी कि फिजिकल कंडीशन एंड टाइप ऑफ कैरेक्टर को निर्धारित करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए 4 प्रकार के 4 प्राइमरी फ्लूइड्स की बात की गई है, 4 प्रकार के तरल पदार्थों की बात की गई है। 4 प्राइमरी, 4 मीन्स 4 प्राइमरी मीन्स प्राथमिक, और फ्लूइड्स का मतलब तरल पदार्थों में से एक नहीं माना जाता है। और वो कौन सा नहीं माना जाता है, 1 2 3 4, कौन सा नहीं माना जाता है, तो सैंगनस। किसको नहीं माना जाता है, बाकी ब्लड होता है, कॉलर का मतलब येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ओके, मलंकली, ये सब माने जाते हैं, लेकिन सैंगनस को प्राइमरी फ्लूइड्स के रूप में नहीं माना जाता है। मेडिकल थ्योरी दैट द ह्यूमन बॉडी हेल्ड अ बैलेंस ऑफ 4 लिक्विड्स, यानी कि 4 ह्यूमर्स ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ब्लड, फ्लैगम, कॉलर, कॉलर को येलो बाइल कह सकते हो, मलंकली को ब्लैक बाइल कह सकते हो, इन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, द टर्म कॉइंड बाय कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर टर्म है, ये किसके द्वारा कॉइन किया गया, तो बेन जॉनसन के द्वारा। किसके द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा। Which form of comedy deals with the relation and interviews of gentlemen and ladies living in the polished society। उनके कहने का मतलब ये है किस प्रकार की कॉमेडी एक परिष्कृत समाज में, पॉलिश्ड सोसाइटी में रहने वाले सज्जनों और महिलाओं के संबंधों और साजिशों से संबंधित है। तो वो जो है हमारी, उस तरीके की कॉमेडी को हम क्या कहते हैं, इस तरीके की कॉमेडी को हम कहते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर। क्या कहते हैं, कॉमेडी ऑफ मैनर। तो इसको हम अब आगे जो है कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।